जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग सोशल साइंस यानी हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से हर साल प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं या तो सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस आधार से पढ़ेंगे कि हमारा दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रॉलेक्ट एक्ट, आखिर के रॉलेक्ट क्या होता है और एक्ट क्या होता है, इस दो वर्ड का अर्थ समझेंगे हम लोग। रॉलेक्ट एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम था सिडनी रॉलेक्ट सिडनी, और दूसरा हो गया एक्ट। एक्ट नीचे उतर जाओ। एक्ट का अर्थ होता है कानून। रॉलेक्ट एक्ट मतलब रॉलेक्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा उन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया एक कानून था। वर्ष 1919 में आया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया रॉलेक्ट एक्ट। आप बात को समझिएगा बारीकी से। आखिर के कभी कोई कानून लाया जाता है तो इस कानून लाने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। किसी भी तरह का कानून लाने के लिए वो चाहे वो बड़ा कानून हो, देश स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, या कोई भी संस्था के द्वारा अगर कानून लाया जाता है उस संस्था के लिए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, रीजन होता है, तभी जाके वो कानून लाया जाता है। तो रॉलेक्ट एक्ट भी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था जो कि भारतीयों पर लागू किया गया था। इसके पीछे भी कुछ कारण था। हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर के वो कारण है क्या, तो फिर हम जानेंगे कि रॉलेक्ट एक्ट है क्या, इसके बारे में पूरे डिटेल जानेंगे। रॉलेक्ट एक्ट कानून रॉलेक्ट एक्ट कानून जो था, ये ऐसा कानून था जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था भारतीयों के लिए। ये जैसा कि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, जो कि 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में इसका अंत हुआ। नवंबर 1918 में इसका अंत हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इनके क्या क्या परिणाम हुए, इस सभी के बारे में उसका मैं अलग वीडियो लाऊंगा। लेकिन आज मैं चाह रहा हूं कि आपको रॉलेक्ट एक्ट पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करूं, जिससे के तहत आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, 1918 में। भारत कहीं से भी इस युद्ध में शामिल नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत उस समय आत्मनिर्भर नहीं था। कहने का मतलब अपने पे निर्भर नहीं था। भारत पे अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कुछ वादे किए। वादा यह किया, भारतीयों को अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप हमारे, ब्रिटेन बढ़ चढ़ के उस हिस्सा में भागीदार था, मतलब प्रथम विश्व में प्रमुख देशों में जो युद्ध करते थे उनमें इनका ब्रिटेन का नाम था। हमारे देश में तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज यहाँ पे थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कुछ वादा किया। उनके वादे इस तरह थे कि अगर आप हमें युद्ध के दौरान समर्थन देते हैं, आप अपने लोग देते हैं या हर तरह से हमें समर्थन देते हैं, तो युद्ध अंत खत्म होने के बाद हम आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे। क्या बोला मैंने? अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया कि अगर आप हमें युद्ध में समर्थन देते हैं, तो युद्ध के पश्चात हम आपको पूरी तरह से आज़ाद कर दें। लेकिन जब 18 नवंबर 1918 में युद्ध का समापन हुआ, युद्ध में अंग्रेज विजय प्राप्त हुए, मित्र राष्ट्र में आते थे, तो जब विजय प्राप्त हुआ तो ये लोग जीतने के बाद अपने वादों से मुकर गए। ये लोग ने जो इनके द्वारा वादा किया गया वो वादा पूरा इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? असंतोष उत्पन्न है। भारत के विभिन्न भागों में सभी जाति धर्म मिलके एक साथ इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। कई जगह पे आंदोलन होने लगा। कई जगह पे ये आंदोलन हिंसात्मक भी हो गया, कई जगह पे अहिंसात्मक भी आंदोलन रहा, तो उग्र आंदोलन भी हुआ। मतलब अगर ये कहा जाए सिंपल से शब्द में कि अगर ये कानून नहीं आता तो अंग्रेजों को इस तरह से लग रहा था कि हमारा इतना अधिक विरोध हमारे इस देश में हो रहा है कि हो सकता है कि हमारा नींव ही यहाँ से हिल जाए, या हम लोग को यहाँ से हटना ही ना पड़ जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया। उस कानून का नाम रखा गया रॉलेक्ट एक्ट, जो कि 21 मार्च और 1919 में ये भारत में लागू हुआ। ये कानून जो था जेम्स फोर्ड के कथन अनुसार, किनके कथन अनुसार? जेम्स फोर्ड। अब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बनता है,
और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके 2 अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था रॉलेट सिडनी। क्या नाम था? रॉलेट सिडनी। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं की अध्यक्षता में ये कानून लाया गया, अर्थात इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया। क्या रखा गया? रॉलेट एक्ट। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि रॉलेट एक्ट का रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा, तो कहना है कि रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में ये कानून बनाने का जिनको जेम्स फोर्ड ने जिम्मा दिया था, उन्हीं की अध्यक्षता पर रॉलेट एक्ट का बना, अर्थात रॉलेट सिडनी के नाम पर ही इस कानून का नाम रॉलेट एक्ट रखा गया, जो 21 मार्च 1919 को। ये नियम क्या था? अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पर। ये नियम क्या था? ये नियम ऐसा था कि आज हमारे देश में, सिंपल सा बात समझिए, आज हमारे देश में अगर कोई किसी भी चीज़ में कोई क्राइम होता है या किसी भी तरह का मुद्दा होता है, तो जब तक उस पर दोषी वो नहीं पाया जाता है, उस पर जांच कमेटी बैठती है, उसको हर तरह से, हर एंगल से उस केस का मुआयना किया जाता है, जांच किया जाता है। अगर वो व्यक्ति, उसके खिलाफ सबूत हो या कोई गवाह हो, तब जाके आप उसको दोषी करार देते हैं, उसके बाद उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन इस कानून के आधार पर वैसा कुछ बात नहीं था। आपको अरेस्ट करने का वारंट हो या नहीं हो, तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता था। इस कानून के आधार पे आपके पास वारंट हो या आप दोषी करार हुए, अन्यथा नहीं हुए, तो भी अगर अंग्रेजों को लगा कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकता है या हमारे खिलाफ आंदोलन उठा रहा है, मुख्य रूप से माना जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई दोष वाला काम नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से असंतुष्ट रहता है, आज ही अगर सरकार से आप असंतुष्ट है, तो अपना आंदोलन अहिंसात्मक रूप से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी विद्यार्थी लोग NTPC का और विभिन्न जो एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग इस मुद्दे पे आते हैं। तो अंग्रेजों ने इस तरह के कानून लाया कि अगर आप संदेह आप पे हो गया, आप पे अगर संदेह हो गया या अगर आप दोषी करार नहीं भी हुए, तो आपको क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। किस आधार पे? संदेह के आधार पे। और आप दोष हो या, और उस पे भी आप पे मुकदमा, जैसे कि हर कानून के लिए, हर दंड के लिए, हर दोष के लिए, अगर जैसे मर्डर हुआ या और भी किसी तरह का, तो हर के लिए अलग अलग दोष है। लेकिन इनका था कि आप किसी भी तरह पे उस व्यक्ति के आधार पे उसका दंड दिया जाता था। अगर वो बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, उस आधार, मतलब संदेह के आधार पे इतना समझिए कि किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था, और उस पर वारंट हो अथवा नहीं हो, दोषी पाया जाए या नहीं पाया जाए, उसको दंडात्मक कार्रवाई उस पर की जा सकती थी। बात समझ में? आपको उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया चीज़, हर एक चीज़ आपको समझ में आए। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून है, जिसके तहत वर्ष 21 मार्च 1919 को ये भारत में लागू हुआ, जिसके तहत किसी भी भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सरकार, अंग्रेज प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता था? संदेह के आधार पे उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, और गिरफ्तार करने के बाद वो दोषी पाया जाए, अन्यथा नहीं पाया जाए, उसे सजा दी जाती थी। अब समझना है, मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर कि ये कानून लाया क्यों गया, क्या कारण था, इसके पीछे क्या इतिहास था, इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों पड़ा, कौन थे जो इसके अध्यक्ष थे। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? मार्च 1919 को लागू हुआ। किसके सिफारिश पे? जेम्स फोर्ड के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रॉलेट सिडनी। इन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट रखा गया। रॉलेट एक्ट जब भारत में कानून आया, रॉलेट एक्ट कानून आने के बाद भारत में काफ़ी लोगों में असंतोष हुआ। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम सुना ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। किस चीज़ की उपाधि दी थी? नाइट की। जब ये कानून आया, तो कानून आने के बाद रविंद्रनाथ ने अपनी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को त्याग दिया। कहा कि मुझे नाइट की उपाधि नहीं चाहिए। जब हमारे देश के लोगों के लिए ही आप इस तरह का कानून ला रहे हैं कि बिना दोष के बावजूद भी आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं, संदेह, उसे दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, तो हमें नाइट की उपाधि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस समय से इन्होंने नाइट की उपाधि का त्याग कर दिया। तो यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? नाइट की उपाधि। किस कानून आने के बाद? यहाँ क्वेश्चन ये भी उठेगा कि किस कानून आने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन सा एक्ट आने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि का त्याग कर दिया? तो आप बोलेंगे रॉलेट एक्ट कानून आने के बाद रविंद्रनाथ ने नाइट की उपाधि प्राप्त की, त्याग कर दिया। इसी तरह से हमारा केसर ए हिंद की उपाधि हमारे राष्ट्रपिता, जिनको कि आप बापू भी कहते हैं,
महात्मा गांधी, किन्होंने, महात्मा गांधी ने, जिन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने भी इस कानून आने के बाद केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी और केसरे हिंद की उपाधि किन्होंने त्याग कर दी, महात्मा गांधी ने उपाधि, जो इसकी उपाधि दी गई थी, उन्होंने ये इसका त्याग कर दिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ, 21 मार्च 1919 को, किनके सिफारिश पे, जेम्स फोर्ड की सिफारिश पे, इनके अध्यक्ष कौन थे, रोलेक्ट सिडनी थे, किन्होंने नाइट की उपाधि त्याग कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दी, केसरे हिंद की उपाधि किन्होंने इस कानून आने के बाद त्याग कर दी, महात्मा गांधी ने। ये भी मैंने बताया कि आखिर के ये कानून लाया क्यों गया, क्या ऐसी मजबूरी थी अंग्रेजों की जिसके कारण ये कानून लाया गया था। आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रोलेक्ट एक्ट कानून का 60 शब्दों में वर्णन करें, तो आपको इन्हीं से बना के देखिए। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि आप क्वेश्चन आंसर याद करने का प्रयास कीजिएगा तो ये महामूर्खाई है। अगर आप एसएसटी का कॉन्सेप्ट या हर एक टॉपिक को 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अपने शब्दों में अगर आप उसका आंसर देते हैं तो आपको अधिक से अधिक मार्क्स होगा। जैसा कि आप एग्जाम में देखते होंगे कि ऊपर में लिखा रहता है, फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दें। यथासंभव अपने प्रश्न का, इस पॉइंट को नोट कीजिए, अपने शब्द में जब अगर आप आंसर अच्छे तरीके से देते हैं तो आपका दिमाग जितने अच्छे से पढ़िएगा, जितने अच्छे तरीके से अपने शब्द में दीजिएगा, अधिक से अधिक मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर आप रटा रटाया क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो वो ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपको ये बताया हूँ वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रोलेक्ट एक्ट के बाद ही आता है जलियांवाला हत्याकांड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है। जब ये रोलेक्ट एक्ट कानून आया उसी के तुरंत बाद आया जलियांवाला हत्याकांड। तो चलिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको रोलेक्ट एक्ट अच्छा से समझ में आएगा तो उसी से रिलेट करके आप जलियांवाला हत्याकांड के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये दोनों जो मैंने टॉपिक आपको रोलेक्ट एक्ट बताया, जो जलियांवाला बाग बताने वाला, ये फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा इस टॉपिक से पूरा कॉन्सेप्ट। और ये जो भी मैं पढ़ाने जा रही है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग जो है ये पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, वहीं पे ये हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अब ये है क्या? जैसा कि मैंने बताया कि रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून था, रोलेक्ट एक्ट कानून जब आया जिसके संदेह के आधार पर सभी को, किसी को भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था। तो रोलेक्ट एक्ट कानून आने के बाद भारत देश में हर जगह पे असंतोष उत्पन्न होने लगा। अब आप ही सोचिए कि संदेह के आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप अगर मान लीजिए गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो तब तक आपको सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि आप दोषपूर्ण पाए नहीं गए, दोषी पाए नहीं गए। लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं था उस कानून में। उस कानून में था कि आप दोषी पाए गए अन्यथा नहीं पाए गए, अगर आप पे सजा, अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो आपको सजा दी जाएगी। तो उससे पूरे भारत देश में लोग विरोध पे उतर गए, हिंसात्मक और अहिंसात्मक रूप से हर ढंग से भारत के लोग उसमें विरोध करने लगे। तो इसमें दो प्रमुख नेता जो थे, डॉक्टर सत्यपाल, क्या बोला मैंने, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचूल, इनका 6 अप्रैल 1919 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। किनके द्वारा अरेस्ट किया गया? अंग्रेजों के द्वारा। 6 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर सत्यपाल एवं किचूल को अरेस्ट कर लिया गया। एक तो पहले से ही विरोध चल रहा था कि रोलेक्ट एक्ट कानून को अपना वापस लो, रोलेक्ट एक्ट कानून को वापस लो, इससे लोग असंतुष्ट थे। पूरी तरह से शोषण किया जा रहा था, इस कानून के द्वारा दमन किया जा रहा था, लोग में विरोध आंदोलन उत्पन्न होने लगा। तो और उसी के साथ साथ डॉक्टर सत्यपाल और किचूल को भी इनके खिलाफ अरेस्ट कर लिया गया। तो इसी अरेस्ट के बाद, इन्हीं के अरेस्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब अमृतसर के जलियांवाला हत्याकांड पे उस दिन सिख लोग का एक पर्व था, वैसाखी। उसी पर्व के अवसर पे एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और लोग आपस में सभा कर रहे थे। लोग आपस में इस आंदोलन के खिलाफ सभा कर रहे थे। उसी दौरान
अंग्रेज के उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, क्या नाम था उनका, जनरल ओ डायर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जनरल ओ डायर। इन्होंने अपने 500 सैनिक के साथ, कितने सैनिक के साथ, 500 सैनिक के साथ भारतीयों पर हमला करवाया। निहत्थे भारतीयों पर जो भी उस बाग में मौजूद थे उस पर आक्रमण करवाया। आक्रमण करवाने के बाद लगभग 1000 से लेके 1500 लोगों की उसी समय क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसी बाग के कांड को ही हम लोग जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला हत्याकांड का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट से असंतुष्ट लोग 13 अप्रैल 1919 को सभा कर रहे थे। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे थे। उस समय सिख समुदाय लोग का कुछ त्यौहार था बैसाखी। उसी दिन डॉक्टर जनरल ओट और उससे पहले डॉक्टर सत्यपाल एवं किचूल को भी 6 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया था। इससे लोग और असंतुष्टि थी, इन लोगों में और विरोध की भावना थी। और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जनरल ओ डायर। उन्होंने अपने 500 सैनिक के साथ लगभग 1000 से 1500 लोगों को जाके निहत्थे लोगों को खूब गोलियां बरसाई, जिससे 1000 से 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी दिन को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा कि रॉलेट एक्ट कानून कब आया, तो 13 अप्रैल 1919 को। जिन्होंने गोलियां बरसवाई उसका क्या नाम था, जनरल ओ डायर। विरोध में किनको, रॉलेट एक्ट के विरोध में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचूल को 6 अप्रैल 1919 को अरेस्ट किया गया और 13 अप्रैल को यह घटना होती है। इससे लोगों में और असंतुष्ट उत्पन्न होने लगी और लोगों में आंदोलन। और इसके बाद कई जगह पर तो बहुत बुरे तरीके से भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसात्मक तौर से काफ़ी विरोध किया। यही है, क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप उम्मीद है कि मेरे द्वारा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड जो भी आपको बताया होगा ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता है। 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मैंने चाहा कि दोनों तरीके से, पहला जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन आने वाला है कि उससे क्वेश्चन आएगा कि रॉलेट एक्ट क्या है, या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा जो मैं बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड इस क्या है, इसका वर्णन करें, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना होगा और क्यों आया, कैसे आया, अपने शब्दों में। आप बार बार मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिले। और हमारे चैनल से जुड़ने पे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और मैं मैथ्स का तो अपना वीडियो आप दे ही रहा हूँ, उपलब्ध करा ही रहा हूँ। तो आप हमारे साथ मैथ्स के वीडियो को में भी आइए ताकि प्रीवियस ईयर और मेरे कॉन्सेप्ट के भी वीडियो आप उसमें हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अधिक से अधिक लोग को जोड़िए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। उम्मीद है कि मैं जो बताया हूँ वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।